Dear students, today we will study second chapter, control and coordination. So first of all we will know what is control and coordination. The process of working together of various parts of body in regulated manner is known as control and coordination. Means हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से रेगुलेटेड मैनर में काम करते हैं, यानी कि कंट्रोल मैनर में काम करते हैं. तो इन जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है. और ये कोऑर्डिनेशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं. पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है इसमें मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कोऑर्डिनेशन के द्वारा होता है और ये फास्ट होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं. और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में एब्सेंट होता है. इसके विपरीत हार्मोनल एक्शंस जो होते हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के द्वारा इसमें जो है मैसेज ट्रांसफर होते हैं और ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं. और ये कोऑर्डिनेशन स्लो होता है. अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात किया जाए तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनएस कहा जाता है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या जिसे पीएनएस कहा जाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है बॉडी के सेंटर में पाया जाता है या हेड रीजन में पाया जाता है, सेंटर में. और ये दो तरह की होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और ब्रेन जो होते हैं पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक तरह से ब्रेन का मैनेजर की तरह काम करता है. इस तरह हम कह सकते हैं ब्रेन ओनर की तरह काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड मैनेजर की तरह काम करता है. ब्रेन जो भी मैसेज देता है स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को आगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उस मैसेज को कन्वे करता है. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी दो तरह के होते हैं, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है. फर्दर जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है ये दो तरह के होते हैं, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं उसे क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है. तो जो भी मैसेज है वो वर्टिब्रल कॉलम से ये ब्रेन से मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर नर्वस सिस्टम से थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है. और ये जो नर्वस सिस्टम है ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जो एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है और इस तरह से ये नर्वस सिस्टम जो होती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है. नेक्स्ट है इनवॉलंटरी या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये भी जो है दो तरह की होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है अगर इसके उदाहरण के द्वारा समझा जाए तो ये जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं. इस तरह से ये बॉडी को एनर्जेटिक करते हैं या अराउज करते हैं. ठीक उसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हार्ट बीट को डिक्रीज करते हैं या बॉडी को काम डाउन करते हैं या रिलैक्स करते हैं. अगर नर्वस सिस्टम के बारे में बात की जाए तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है नर्वस सिस्टम की उसको न्यूरॉन कहा जाता है. और न्यूरॉन जो होता है बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है और इसका लेंथ करीब 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के करीब होता है. और एक न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी या साइटोन, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन सेल बॉडी या साइटोन को अगर देखा जाए तो इसमें डेंड्राइट्स पाए जाते हैं जो कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये सेंसेशंस को पिकअप करती हैं, जो भी सेंस है उसको पिकअप करती हैं. अगर इसके बॉडी के अंदर देखा जाए तो न्यूक्लियस पाया जाता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है. इसी के अंदर डॉट डॉट ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे निसेस ग्रेन्यूल कहा जाता है और ये राइबोसोम्स की बनी होती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं. ठीक इसी के साइड बाई साइड न्यूरोफाइब्रिल्स पाई जाती हैं जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं और एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल तक ले जाती हैं. फिर इसमें अगर आप देखेंगे सेल बॉडी से तो फिर ये रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर इसको एक्सॉन कहा जाता है और ये मैसेज को ट्रांसफर करते हैं. इसी के एक्सॉन के ऊपर जो होती हैं माइलिन शीथ पाई जाती है
और ये माइलिन शीट जो होती है फैटी सब्सटेंस की बनी होती है और इंसुलेशन का काम करती है, ताकि मैसेज जो है इधर अगल बगल ना चला जाए, सीधे जाए। इसलिए माइलिन शीट जो होती है इंसुलेशन का काम करती है और ये फैटी सब्सटेंस का बनी होती है। बीच बीच में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें गैप्स पाए जाते हैं, जिसको नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है, और इसके डिस्कवर के आधार पर जो है इनका नाम दिया गया है, तो इसको नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और यहाँ पर इम्पल्स जो होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप जो है यहाँ पर वर्क करता है और जो भी मैसेज इम्पल्स है उसको बूस्ट अप करते हैं। और लास्ट में जो है ये एक्सॉन टर्मिनल पाया जाता है, और जो एक्सॉन टर्मिनल जहाँ पर एंड करते हैं उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा डेंड्राइट जो होता है इससे अटैच हो जाता है, और दोनों के बीच में जो होता है गैप पाया जाता है, और इस गैप को जो है सिनेप्स भी कहा जाता है। तो सिनेप्स जो है इट इज ए नैरो गैप कंटेनिंग कम्युनिकेटिंग जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर एन एक्सॉन टर्मिनल कम्स इन नियर कॉन्टेक्ट विथ डेंड्राइट टर्मिनल्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अगर हम फिगर के माध्यम से समझे तो इस तरह से दिखेगा स्ट्रक्चर। ये एक्सॉन टर्मिनल है और यहाँ से दूसरा डेंड्राइट इससे अटैच है, और इसके बीच में गैप पाया जाता है और जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, और ये इसमें फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड फील्ड स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। और ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल में आप देखेंगे तो सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो होते हैं डिफरेंट केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। यहीं पे बगल में आप देखेंगे तो डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं कीमो रिसेप्टर्स का काम करते हैं, और जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर आते हैं या सिनेप्टिक वेसिकल्स आते हैं यहाँ पर, तो ये बर्स्ट कर जाते हैं, और उसके बाद ये कीमो रिसेप्टर्स को रिसीव कर लेते हैं और मैसेज को फिर डेंड्राइट से फिर दूसरे न्यूरॉन या एक्सॉन से होते हुए फिर एक्सॉन टर्मिनल तक ये मैसेज को कन्वे करते हैं। इसी में अगर हम देखें तो जो इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है कैसे जनरेट होती है, तो मैसेज कैसे जाता है, तो इसमें जो है जो पाथवे उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। और इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है इसका डेफिनेशन, द पाथवे टेकन बाय ए स्टिमुलस टू ट्रेवल फ्रॉम ए receptor organ to effector organ is known as reflex arc। मतलब जो भी स्टिमुलस है वो पहले रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा रिसीव किया जाता है और फिर वो इफेक्टर ऑर्गन के द्वारा वहाँ पर फिर वो मैसेज जाता है और फिर वो इफेक्टिव हो जाता है। इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो अगर ये पाथवे देखा जाए तो पहले स्टिमुलस, मान लीजिए कोई स्टिमुलस है, हीट है, तो रिसेप्टर ऑर्गन उसको रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल स्किन ने रिसीव किया, फिर उसको जो है हीट को जो है स्किन ने रिसीव किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स उसको सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो मैसेज ले जाते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद फिर वो मैसेज मोटर न्यूरॉन्स तक जाता है। फिर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स या मसल्स तक रिस्पॉन्स मैसेज ले जाते हैं, और फिर वो मसल्स जो होते हैं रिस्पॉन्स करता है या फिर वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। और ये एक्शन जो होता है बहुत क्विक होता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसका डेफिनेशन, इट इज ए क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। एग्जाम्पल नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि रिफ्लेक्स आर्क में क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट जो है उसको छूने के बाद फिर स्किन जो है उसको रिसीव करता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ले जाते हैं, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है मोटर न्यूरॉन्स तक ले जाता है, और फिर इफेक्टिव ऑर्गन्स या मसल्स वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। तो जो भी ये न्यूरॉन्स होते हैं ये पेयर में होते हैं, तो एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स होता है, और ये मैसेज जो होता है सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज जो है बीच में जो है रिले न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो कि एक तरह जैसे आप लोग जानते हैं रिले रेस, तो बीच में जो मीडिएटर का काम करता है, उसी तरह रिले न्यूरॉन्स जो होती हैं मैसेज को फिर रिले करती हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स से फिर रिले न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज मोटर न्यूरॉन्स तक आती हैं, और फिर इफेक्टिव ऑर्गन्स तक जाती हैं। और ये मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है ब्रेन तक भी जाता है, लेकिन ये बहुत क्विक एक्शन होता है, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन टाइम बचाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज जो होता है डिलीवर हो जाता है इफेक्टिव ऑर्गन्स तक, लेकिन मैसेज जो है ब्रेन तक भी जाता है। अब अगर हम ह्यूमन ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी
आर्ट्स, फीलिंग्स, इमेजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लेफ्ट ब्रेन को देखा जाए तो ये एनालिसिस, लॉजिक, फैक्ट्स, मैथ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लेफ्ट ब्रेन है हमारे बॉडी के जो राइट ब्रेन है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारे बॉडी के राइट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल राइट हैंड, लेग्स उनको कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए अगर राइट ब्रेन में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो फिर लेफ्ट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर लेफ्ट ब्रेन में अगर इंजरी लग जाती है तो जो राइट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। अगर ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन जो है इनवॉलंटरी एक्शंस को, और हाइंड ब्रेन भी जो है इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इस तरह हम देखते हैं कि वॉलंटरी एक्शन जो है फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, इनवॉलंटरी एक्शंस जो है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर लोब्स की बात करें तो ब्रेन में 4 लोब्स पाए जाते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है वॉलंटरी एक्शंस, मूवमेंट एंड इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह जो है पैराइटल लोब जो है टच, पेन, प्रेशर को कंट्रोल करता है। और टेम्पोरल लोब जो है हियरिंग, स्मेल, स्पीच को कंट्रोल करता है। और जो पॉन्स है वो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक इसी तरह मेडुला ऑब्लोंगेटा भी जो है ये सेंटर ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस होता है और स्वेलिंग, कफिंग को कंट्रोल करता है। ठीक ऑक्सीपिटल लोब के बगल में जो है सेरेबेलम पाया जाता है, और सेरेबेलम जो होता है कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसको सेरेबेलम कहा जाता है। और ये बॉडी के पोस्चर, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी मूवमेंट या खड़े होने की जो भी पोजीशन है उसको कंट्रोल करता है। और ब्रेन जो है हमारा ब्रेन जो होता है स्कल में जो होता है प्रोटेक्टेड रहता है, और ब्रेन और स्कल के बीच में जो है एरेक्नॉइड, पायामीटर और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है जो कि हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम जर्किंग एटसेट्रा। और बाकी लेफ्ट पोर्शंस जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।